शुभ संध्या। आज पुनः संडे शाम के 8 बज चुके हैं। आईपीसी की लाइव क्लास में आपका स्वागत है। पिछली बार हम लोगों ने आईपीसी में सेक्शन 81, 82 और 83 इन 3 सेक्शंस को देखा था और मैंने, आपको याद होगा तो मैंने आपसे ये शेयर भी किया था कि आवश्यकता का सिद्धांत सेक्शन 81 में जो आवश्यकता का सिद्धांत दिया हुआ है, इस सिद्धांत की नेसेसिटी जो है वो आपकी पूरी की पूरी आईपीसी में साधारण अपवाद और प्राइवेट प्रतिरक्षा के पूरे पोर्शन को कवर करता है। ठीक है, ख़ासतौर से जब आप मेरे साथ प्राइवेट डिफेंस पढ़ेंगे तो इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। आज बात करते हैं, आज जो आपके साथ अगली सेक्शन डिस्कस होना है, वो अगला सेक्शन जो है वो सेक्शन 84 है। सेक्शन 84 जो अनसाउंड माइंड, चित्त विकृता या ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनका मस्तिष्क कार्य करने की शैली इत्यादि चीज़ें उचित नहीं होती हैं, तो विधि में हमारे आईपीसी में उन्हें क्या प्रिविलेज दी गई है, क्यों दी गई है और उसके पीछे वजह क्या है, हम इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चर्चा आरंभ करने से पहले मैं एक चीज़ आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा कि वास्तविकता ये है कि पूरी की पूरी आईपीसी में अगर आप गौर से देखें, जहाँ तक कि मुझे लगता है, मेरा अपना सोचना और मानना है कि सेक्शन 299 और सेक्शन 300 एक ये, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है वो सेक्शन 84 है। ठीक है, क्यों कंट्रोवर्शियल है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सेक्शन 84 को आपके साथ थोड़ा सा डीप में डिस्कस करना चाहूँगा। ख़त्म होने को तो 5-7 मिनट में ये सेक्शन हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ी सी डीप में आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि एक बार ये आपको समझ में आ गया तो दोबारा जीवन में ये कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इन केस जब आप एज अ जज किसी शेयर को सुशोभित करेंगे उस समय, या फिर जब आप किसी केस को हैंडल कर रहे होंगे एज एन एडवोकेट, उन दोनों परिस्थितियों में अगर अनसाउंड माइंड या सेक्शन 84 से रिलेटेड केसेस आपको मिल गए तो इस सेक्शन की आज की लाइव क्लास के बाद आप बहुत बेहतर तरीके से उसे हैंडल कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 84 जो अपने आप में डेफिनेशन क्लॉज जो है इसका, वो अपने आप में कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है। मैंने बहुत पहले आपसे कहा था कि जितने भी साधारण अपवाद हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नरेट किए गए हैं। नेगेटिव नरेट करने का सिर्फ ये मतलब है कि ये जो बात हम कह रहे हैं इस सेक्शन में, इसको छोड़ दें, एक बड़ा सा सर्किल निकालें और उस सर्किल से इतने भाग को जो इस सेक्शन में हम कह रहे हैं उसको निकाल दें, बाकी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। नेगेटिव फॉर्मेट में होने की यही वजह है। तो ये कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत स्थिति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण, विधि के प्रतिकूल और यह बात वो जानने में असमर्थ है। ये बेयर प्रोविजन है सेक्शन 84 को। जब आप देखेंगे तो वहां ये बेयर प्रोविजन आपको मिल जाएगा। बेयर है, सीधे सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 84 में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पागल है, जिसका दिमाग काम नहीं करता है, जो ठीक से समझ नहीं सकता, उसे उसके द्वारा किए गए कृत्य के लिए हम दंडित नहीं करेंगे। समस्या जो आती है वो सबसे बड़ी आती है कि अनसाउंड माइंड है क्या। अनसाउंड माइंड को समझने के लिए हम इतिहास में आते हैं। इतिहास जानना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि किसी भी, मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप कभी सिनॉप्सिस बना के अपना आंसर डिलीवर करेंगे, लास्ट टाइम में मैंने आपसे कहा था, तो सिनॉप्सिस में आपका ये इतिहास वाला पोर्शन जो है वो आपको बहुत काम आएगा। इतिहास में हम आते हैं, दंड विधि जो है वो हमारी तब बनी थी जब हमारा मेडिकल फील्ड इतना एस्टेब्लिश नहीं था। ठीक है, आज हम बात करें पिछले 50 सालों में, 60 सालों में कंप्यूटर बन चुका है,
बहुत सारे सेंसर बन चुके हैं, बहुत सारे ऐसे सोनोग्राफिक सिस्टम हैं, या माइंड को ट्रेस करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट आ चुके हैं। लेकिन जब हमारी ये दंड विधि बनी है, और दंड विधि में खास तौर से सेक्शन 84 का प्रोविज़न जब बना, उस समय मेडिकल फील्ड इतना एस्टेब्लिश नहीं था, और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने उस मेडिकल फील्ड को इतना फ्लोरिश कर किया था। यही वजह है कि ये सेक्शन सबसे ज़्यादा विवादित, या कह सकते हैं कि एक तलवार की धार पर इसे हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। देखिए, इसका सामान्य सा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि हम किसी चित्त विकृत अनसाउंड माइंड व्यक्ति को हम इसलिए उसे हम क्षमा कर देते हैं, उसे अपराधी नहीं मानते हैं। उसके पीछे वजह यह है कि वो जैसे एक 7 वर्ष तक के बालक की अवस्था होती है, ठीक है, सेक्शन 82 में, तो जैसे उसकी अवस्था होती है, वो मानसिक धारणा यानी आशय अपराध को करने के लिए आशय बना ही नहीं सकता, ठीक है। वैसे ही एक अनसाउंड माइंड, एक पागल व्यक्ति, एक चित्त विकृत व्यक्ति ऐसे आशय को सृजन करने में पूरी तरह से असफल होता है, और यही वजह है कि उसे हम अपराध विधि में पूरी तरह से क्षम्य कर देते हैं, उसे एक्विटाइल कर देते हैं। अब जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था, जब मैं वही बात कर रहा था कि साइंस ओरिजिन इतना ज़्यादा, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा ओरिजिन नहीं हो पाई थी, चीज़ें इतनी बढ़िया एस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी, तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर अंधविश्वास पे, या जितना उस समय के लोगों का ज्ञान था उस ज्ञान पर चलता था। और अंधविश्वास के कारण मस्तिष्क में पागलपन या चित्त की विकृति, ये वो चीज़ थी जिसे बहुत ही फिल्टर या फाइन लाइन से डिक्लेयर नहीं किया जा सका था। स्टार्ट में सबसे पहला मामला जो आया था, सबसे पहला मामला जो चित्त विकृत या अनसाउंड माइंड का आया था, वो आर वर्सेस अर्नोल्ड का था। सबसे पहला मामला 1724 यानी 1724 में आर वर्सेस अर्नोल्ड का सबसे पहला मामला आया था, ठीक है। इसके साइटेशन है 1724 16 स्टेट ट्रायल्स 695, ये सबसे पहला मामला था अनसाउंड माइंड का, ठीक है। और इस मामले में हिंदी में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था, वन पशु परख, इंग्लिश में इसे आप वाइल्ड ब्लीड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। इस टेस्ट में ये देखा गया था, इस केस में ये निकल के आया था कि क्या कोई व्यक्ति, उसके अंदर कोई पशु, किसी जानवर की आत्मा या उसका कोई प्रभाव समा गया है, जिसके कारण वो अपने होश में नहीं है, पागलों जैसी यानी मतलब अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। अगर उसके अंदर ऐसी हरकतें मिल रही हैं, इसी को कहा गया वाइल्ड ब्रीड टेस्ट कहा गया, और कहा यह गया कि अगर उसके अंदर ऐसी हरकतें मिल रही हैं तो फिर उसे किसी अपराध के लिए, किसी चीज के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। और अगर उसमें किसी पशु के, किसी जानवर के लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो वो फिर साउंड है और उसको हम पनिशमेंट देंगे, ठीक है। इसके बाद चूंकि मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूं कि सेक्शन 84 का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल इसीलिए है कि हमेशा कुछ नया आता रहा है, ठीक है। इसके बाद तुरंत बाद नेक्स्ट अगला जो केस इस पे आया अनसाउंड माइंड पे, वो लॉर्ड फॉरेस्ट 1760 में ये केस आया। साइटेशन इसकी है 19 स्टेट ट्रायल 885। इस टेस्ट में इस केस में जो न्यायालय ने जो निकाल के दिया लोगों के लिए, वो ये कहा कि अच्छे और बुरे में परख करने, अच्छे और बुरे कामों को अलग करने की अगर किसी व्यक्ति में क्षमता है तो ये माना जाएगा कि अगर वो परख कर ले रहा है तो उसका दिमाग ठीक है, अनसाउंड नहीं है और उसे फिर बचाव नहीं मिलेगा। और अगर अच्छे और बुरे में वो विभेद नहीं कर पा रहा है, उस कंडीशन में उसे अनसाउंड माइंड या चित्त विकृत माना जाएगा और उसे अपराध में बहुत हद तक चीज़ों में कमी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में उसे एग्जम्पशन दिया जाएगा। इसी के तुरंत बाद फिर
1800 में हेल्डफील्ड का केस निकल के आया। इसकी साइटेशन थी 27 स्टेट ट्रायल्स 128। इस केस में भ्रांति यानी किसी चीज का कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है, जो काम को करने वाला व्यक्ति है उसके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और उस कंफ्यूजन के असर में अगर उसने कोई कार्य किया और वो कार्य अपराध की परिधि में आ जाता है तो उस व्यक्ति को दोषी माना जाएगा। अगर वो इस परख को करने में सक्षम है तो वो दोषी होगा और अगर सक्षम नहीं है तो उसे दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मैकनॉटन के पहले जो आज जिस विधि को, जिस कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट से पहले हमारे पास जो सबसे पहले आया था वो वाइल्ड ब्रीड टेस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर सेपरेशन ऑफ गुड एंड बैड, ठीक है, ये थ्योरी थी। उसके बाद फिर टेस्ट ऑफ कंफ्यूजन, ठीक है, ये थ्योरी आई। और सबसे लास्ट में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था जो काफी समय तक चला, जैसे वाउलर्स 1812 का ये केस है, साइटेशन है 1CL673। और एक और केस था ऑक्सफोर्ड, ये 1840 का केस था, स्टेट ट्रायल्स 847। ठीक है, ये दोनों केस ऐसे आए कि इन दोनों केसेस में एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया जिसको टेस्ट ऑफ गुड एंड एविल का नाम दिया गया। अच्छा और बुरा, अच्छे और बुरे के लिए जो सिद्धांत दिया गया वो, तो कहने का ये सीधा सा मतलब है कि 1843 में मैकनॉटन का केस हुआ, उस समय तक, उसके पहले तक हमारे पास ये 4-5 सिद्धांत आ चुके थे और ये चारों पांचों सिद्धांत जो हैं वो अपने आप में किसी बात को क्लियर नहीं कर रहे थे। हाँ, ये जो परिस्थितियां थीं, जैसा न्यायाधीश को लगा, जैसा ज्यूरी को लगा, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रखा। अब बारी आती है 1843 में हमारे पास मैकनॉटन के केस की, जिसको आज भी हम मैकनॉटन के नियम के हिसाब से जानते हैं। और मैकनॉटन का केस जो है वो लीगल हिस्ट्री में, लीगल फील्ड में बहुत बहुत इफेक्टिव रहा और इसी के आधार पर आज तक आप सोचिए 1843, लगभग पौने 200 साल हो चुके हैं। पौने 200 साल पहला रूल जो बना वो आज भी हम लेके चल रहे हैं। इस डिस्कशन के लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूंगा, उस चीज को और क्लेरिफाई करेंगे कि ये रूल अब कितना, चूंकि मैंने कहा पौने 200 साल में कंप्यूटर ने खूब एस्टेब्लिशमेंट कर लिया है, खूब सारे सेंसर बन चुके हैं जो आपके ब्रेन की गतिविधियों को पढ़ सकते हैं। मेडिकल फील्ड में खूब नए नए आविष्कार हुए हैं, रोगों को, मस्तिष्क की न्यूरो सर्जरी को जानने का बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। क्या पौने 200 सालों के बाद अब इस लॉ में कुछ चेंज करने की गुंजाइश है? इस टॉपिक के फिनिश होने पर हम इस बारे में बात करेंगे। मैकनॉटन का केस जो है वो आपको पता है, ये शायद आप जानते हो कि प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट पील साहब ने के सचिव थे एडमंड। तो मैकनॉटन जो खुद अभियुक्त था, उसे ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री पील ने मेरा कुछ बुरा किया है, उसे ऐसा दिमाग में भ्रम था और उस भ्रम के रहते हुए उसने प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील को मारने की कोशिश की। लेकिन भ्रम में रह के, चूंकि उसका दिमाग भ्रमित था, भ्रम में रह के उसने एडमंड ड्रम्ड को रॉबर्ट पील समझ के गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्त यानी मैकनॉटन पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद इनका ट्रायल स्टार्ट हुआ और 2 पॉइंट हैं, इनको आप याद कर लें, पीटी में आपको शायद कहीं आपको टकरा जाए। एक तो मैकनॉटन केस के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था न्यायाधीश टिंडल, ठीक है, और अभियुक्त की तरफ से बचाव में जो एडवोकेट थे वो फेमस बाद में न्यायाधीश भी हुए कॉकबर्न थे। ये 2 नाम याद रखिएगा, ठीक है।
तो कॉकबर्न और टिंडेल, इन दोनों में ये, इस केस में ये दो महत्वपूर्ण कड़ियां थी। कॉकबर्न ने बहुत अच्छी तरह से अपनी बातों को रखा, मैकनॉटन की बातों को रखा और मेडिकल रिपोर्ट दिखाई और ये बताया मेडिकल रिपोर्ट के बिहाफ पे कि हाँ ये जो मैकनॉटन है इससे पहले भी इनका दिमाग जो है वो ठीक नहीं था, डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। ये सारे ग्राउंड लेते हुए एक अच्छी बहस की और अच्छी बहस के बाद नतीजा ये हुआ कि मैकनॉटन को प्राइमरी कोर्ट में उन्हें पूरी तरह से माफ़ कर दिया गया और उन्हें एक्विटाइल कर दिया गया, छोड़ दिया गया, दोष मुक्त कर दिया गया। इस निर्णय की बहुत घोर निंदा हुई कि हाँ एक व्यक्ति सामने से मर गया और उसके बाद भी वो आदमी छूट गया। बाद में इस मैटर को और ज़्यादा आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ने पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 15 जजेस बैठे और उन्होंने इस मुकदमे को फिर से सुना और सुनने के बाद कुछ ऐसे सवाल थे जो उन्होंने ज्यूरी, उस समय ज्यूरी आपको पता है ज्यूरी बैठा करती थी जो मामले को सुनती थी, सुनने के बाद अपने बातों को निर्णय दिया करती थी। ठीक है, भारत में भी काफ़ी समय तक ये कॉन्सेप्ट था लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये सारी चीज़ें फिनिश हो गई, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट था। तो ज्यूरी ने इन सारी बातों को सुना और ज्यूरी से 5 ऐसे सवालों पर बात किया गया। ठीक है, जिन 5 सवालों के लिए मैकनॉटन का लॉ सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर एब्स्ट्रैक्ट निकाल के आपसे बताऊं तो सबसे पहला सवाल जो था जो ज्यूरी से पूछा गया था वो ये था कि उन्माद यानी मस्तिष्क में ऐसी आवेग, ऐसी सोच, ऐसा पागलपन अगर उन्माद भ्रम से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया गया है, ठीक है, तो अपराध विधि क्या इसमें कुछ है, कोई दंड देती है, कोई ऐसा प्रोविजन है? सबसे पहला सवाल जो था वो पूछा गया। उसके बाद दूसरा था ज्यूरी के समक्ष किन किन प्रश्नों को प्रेषित किया जाए, किन किन बातों को ज्यूरी के सामने रखा जाए जिसका उत्तर मांगा जाए। ठीक है, और विकृत मस्तिष्क का तर्क जो है बचाव के लिए कितना अधिक बेहतर होगा, कितना मान्य होगा, कितना नहीं मान्य होगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, जिसपे एक एक करके इन 5 सवालों पर ज्यूरी ने अपने रिप्लाई भी दिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो था वो था कि अभियुक्त का जो कार्य है, ठीक है, चित्त विकृति का जो कार्य है वो उस समय जिस समय उसने कार्य किया उस अवस्था में कैसा था, उसका मस्तिष्क कार्य को करते समय कैसा था, इस बारे में। और चौथा सवाल जो था वो उन्माद या भ्रम से पीड़ित होने के कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या क्षमा उसको मिल जाएगी, वो क्षम्य होगा। ठीक है, और लास्ट जो था वो ये था कि अभियुक्त जो है वो अपराध करते समय उसकी मस्तिष्क की स्थिति कैसी हो और क्या ऐसा डॉक्टर जिसने कभी उसका परीक्षण नहीं किया था वो डॉक्टर उससे उस पूरे ट्रायल के दौरान उसकी राय पूछी जाए। ठीक है, ये 5 ऐसे सवाल जो थे जो मैकनॉटन के केस में ज्यूरी से पूछे गए और इन्हीं 5 सवालों को मैकनॉटन के लॉ के नाम से जाना जाता है। भारत में जो रेलेवेंसी है वो ध्यान रखिएगा, इसके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ इन्हीं दोनों सवालों की रेलेवेंसी है, बाकी 1, 4 और 5 की रेलेवेंसी बहुत नहीं है। सेक्शन जो हमारा 84 बनाया गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बिहाफ पे बनाया गया है। अब इनकी जवाबों की बात कर लें। सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और उसी के साथ साथ मैं आपसे जवाब भी शेयर कर रहा हूं। सवाल जो थे वो थे उन्माद भ्रम से पीड़ित व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध की विधि में क्या स्थान रखता है, उसके लिए क्या विधि है। तो इसके जवाब में ज्यूरी ने जो जवाब दिया था वो ये कहा था कि केवल उन व्यक्तियों तक ये सीमित है जो आंशिक भ्रम में, ठीक है, आंशिक भ्रम में पीड़ित रहते हुए उनका मस्तिष्क चित्त विकृत है और ऐसे आंशिक चित्त विकृतता में रहते हुए कोई व्यक्ति दंडित किया जा सकता है जब तक कि ये जो चित्त विकृतता है यानी अनसाउंडनेस है वो पूरी तरह से ना हो। ठीक है, इसके बाद जो कार्य किया गया है वो उस समय वह अभियुक्त जो है वो कार्य करते समय वो जानता हो कि उसके द्वारा किया गया कार्य अपराध है, उस देश की विधि द्वारा वो प्रतिबंधित है। अगर वो ये जानता है तो
उसके द्वारा भले ही उसने आंशिक या किसी और तरह की मस्तिष्क आवेग में कोई कार्य किया है, तो उस पर किए गए कार्य के लिए अभियुक्त दोषी होगा, उसे धारा 84 का बचाव नहीं मिलेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक साथ उसमें रिप्लाई किया गया और ये कहा गया कि सभी व्यक्ति को ये माना जाता है कि वो स्वस्थचित्त हैं। जैसे हम ये प्रिजम्पशन करते हैं कि भारत के सभी व्यक्ति भारत में लागू होने वाले सभी कानूनों को जानते हैं, ये प्रिजम्पशन, ये उपधारणा की जाती है। वैसे ही ये भी उपधारणा होती है कि सारे व्यक्ति जो हैं वो स्वस्थचित्त हैं, ठीक है। और किसी व्यक्ति को अगर अपने आप को बताना है कि मैं स्वस्थचित्त नहीं हूं, तो ये उसे साबित करना होगा, उसे इस चीज के साक्ष्य देने पड़ेंगे और अपनी चित्त विकृतता यानी अनसाउंडनेस जो है उसे खुद साबित करना होगा, ठीक है। और चौथा सवाल का जो उसमें आंसर था वो ये था कि भ्रम की प्रकृति पर, ये जो जिस व्यक्ति को अभियुक्त को जो भ्रम हो रहा है ये भ्रम की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है, कि केवल आंशिक भ्रम है या फिर ऐसा कोई भ्रम है जिससे ऐसी परिस्थिति बन रही है जिसके कारण उसकी सोचने और समझने की क्षमता खराब हो रही है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो इसे भ्रम को वैसी ही कंडीशन में व्यक्ति को रख दिया जाएगा और वहां तब जो अपराध बनेगा उस अपराध के लिए उसे दंडित किया जाएगा। अगर कोई अपराध नहीं बनेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। और पांचवा जो है वो ये था कि चिकित्सक की राय ऐसे मामलों में लेना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विधिक और चिकित्सीय दोनों की अनसाउंडनेस की डेफिनेशन पूरी की पूरी अलग है। मैं समझ रहा हूं थोड़ा सा, अगर आप इस पांचों क्वेश्चन को अगर एक बार आप दोबारा बुक से डिस्कस कर लेंगे तो ये पांचों क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जब मैकनॉटन का ये डिसीजन आया तो सबसे ज्यादा कौतूहल जो मचा वो मचा मेडिकल फील्ड में, ठीक है। क्यों मेडिकल फील्ड में सबसे ज्यादा कौतूहल बचा? उसकी वजह ये थी कि डॉक्टरों का जो कहना है, जो स्पेशली साइकेट्रिस्ट हुआ करते थे, उनका कहना है कि जो पागलपन होता है, जो अनसाउंडनेस होता है, वो जरूरी नहीं है कि तथ्य के भ्रम के कारण हो। बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं और बहुत सारे रीजनों को कोर्ट कैसे जस्टिफाई कर सकती है बिना किसी डॉक्टर की ओपिनियन के, बगैर किसी एक्सपर्ट के। इस चीज के लिए काफी सारा हुआ। तो इस पे फिर बाद में और चीजों को एलिब्रेट किया गया कि जो जैसे आप हैं, ठीक है, किसी समस्या को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपको जॉब या कोई सब्जेक्ट या तैयारी को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर है। उस कंडीशन में अगर आप बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हाँ कभी कभी ये स्थिति हो जाती है कि आप डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो क्या है, ये भी तो आपके मस्तिष्क के काम करने की क्षमता पर प्रभाव है। और काम करने की क्षमता का ये प्रभाव और इस प्रभाव में परिवर्तन कभी कभी इस हद तक हो जाता है कि आप अपने आपे में नहीं रहते। क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आप तर्क कर देते हैं, झगड़े कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी परिस्थितियां भी तो क्या हैं, जो व्यक्ति का वास्तविक मस्तिष्क था उस मस्तिष्क से हट के वो काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक तरह से मस्तिष्क द्वारा अपना जो कार्य पद्धति है उसे छोड़कर दूसरी तरीके से काम करना है। और उस अवस्था में अगर आपसे साधारण सी आप नॉर्मल मुझसे कोई सवाल पूछें तो मैं उसका रिप्लाई आपको अच्छे तरीके से दूंगा, लेकिन अगर मैं किसी वजह से किसी कारण से मैं टाइड अप हूँ, मैं डिस्टर्ब हूँ या कोई और प्रेशर है, आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने बहुत छोटे में आपका जवाब दे दिया, तो मस्तिष्क पर उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। डॉक्टरों का यही कहना था कि कार्य पद्धति, तथ्यों को समझना, परिस्थितियों को समझना और भ्रम, ये सारे के सारे ऐसे फैक्टर हैं जो हर व्यक्ति के अपने अलग होते हैं और हर व्यक्ति की समझ की क्षमता अपनी अलग होती है, ठीक है। तो मैकनॉटन के रॉम में डॉक्टर का जो सबसे ज्यादा विरोध था वो इसी बात पे था। इसके बाद फिर न्यायाधीश इन सारी बातों को, डॉक्टरों की इन सारी बातों को सुनने और समझने के बाद उन्होंने ये कहा, इस पर ये सारे आर्गुमेंट निकल गया है
कि देखिए डॉक्टर जो हैं, डॉक्टरों का जो कार्य का क्षेत्र है वो एक व्यक्ति का सिर्फ शरीर है, ठीक है, लेकिन न्यायाधीश या ज्यूरी, इनकी कार्य करने का क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा समाज या पूरा का पूरा देश या पूरा का पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, ठीक है। तो डॉक्टरों द्वारा जो बात बताई गई है उसको मानने के लिए ज्यूरी या न्यायाधीश बाध्य नहीं है, यानी डॉक्टर को फॉलो करने के लिए ज्यूरी या जज ये बाउंड नहीं है, लेकिन ज्यूरी या जज का जो कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है उसको मानने के लिए डॉक्टर बाउंड होंगे, ठीक है। इन सारी चीज़ों में ये काफ़ी, मतलब मैं आपको लगभग 150 साल पहले की सारी जब मैकनॉटन का केस हुआ उसके आसपास की सारी ये कहानी है, ठीक है। अब फिर आगे ये झगड़ा बढ़ा, थोड़ा सा इसको और क्लेरिफाई करने की कोशिश की है और डॉक्टर ने कहा कि जो चिकित्सा के मानसिक रोगी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, चिकित्सीय। अभी मैं आपको ये अंतर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज लीगल अनसाउंड माइंड एंड व्हाट इज मेडिकल अनसाउंड माइंड। मैं इनमें आपको थोड़ा सा क्लासीफाई समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डॉक्टरों ने ये बताया कि जो मेडिकल अनसाउंड माइंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला वो जो आरंभ से ही, स्टार्ट से ही इस तरह के होते हैं जिनको हम इडियट कहते हैं या जिनको हम मूड कहते हैं या जिनको हम जड़ कहते हैं, ठीक है। वो अपने से अपनी भी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहली क्लास जो होती है वो ये होती है, इनको भी हम अनसाउंड माइंड कहते हैं। और दूसरी वो होती है अवस्था जिसमें आरंभ में तो व्यक्ति ठीक होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है या किसी और कारण से उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे करके जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ जड़ हो जाना, या जैसे वृद्धावस्था है, सामान्य अवस्था में आदमी ठीक होता है लेकिन जैसे जैसे वृद्ध होता है 80 साल 85 साल, तो उसकी सोचने समझने रिएक्ट करने की, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये दोनों कंडीशन जो है वो अनसाउंडनेस को बताती है, ठीक। ये हुई मेडिकल फील्ड के अनसाउंड माइंड की, यानी जो मस्तिष्क का चित्त विकृत वर्ड यूज है वो होना, यानी दिमाग का प्रॉपर वे में काम ना करना, ठीक। अब विधि के हिसाब से जो क्लास बनाई गई है, ठीक है, विधि के हिसाब से भी दो क्लास बनाई गई है, ठीक है। इन क्लास को ऐसे बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर दंड का भय है उसे, ठीक है, एक व्यक्ति है उसे दंड का भय है और दंड के भय के कारण उसको आवेग नहीं आता, ठीक है, इंपल्स नहीं आते, चित्त विकृत नहीं होता, तो इसका मतलब उसके द्वारा जो किया गया कार्य जो है वो सेक्शन 84 में कवर नहीं होगा। इसी बात के लिए एक स्टेटमेंट था, मैंने कहीं पढ़ा था, वो ये था कि अगर किसी व्यक्ति के बगल में पुलिस अधिकारी को खड़ा कर दिया जाए और पुलिस अधिकारी के खड़े होने के कारण उसमें कोई उन्मत्तता नहीं उत्पन्न हो रही है, तो ऐसा उन्मत्तता, ऐसी चित्त विकृता जो है वो धारा 84 का बचाव नहीं पाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें दंड का कोई भय नहीं होता, वो काम करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं विधि की दृष्टि में उन्हें धारा 84 का बचाव मिलना चाहिए। आप ही देखते होंगे जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं या कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एकदम उजड़े से बाल, फटे कपड़े और ये हैं, इस तरह है। कुछ ऐसे उनमें मिलते हैं जिनके ऊपर आप कुछ भी डांटो, पानी फेंको, उन्हें कुछ भी बोलो, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे व्यक्ति क्या हैं, ऐसे व्यक्तियों को धारा, अगर वो कोई आपराधिक कृत्य करते हैं तो उन्हें धारा 84 का बचाव मिलना चाहिए। अब ये तथ्य और परिस्थिति पर डिपेंड करेगा, लेकिन एक सामान्य सी बात करें। लेकिन वहीं दूसरे कुछ ऐसे भी होते हैं जो पागल जैसे बने हैं, कुछ हैं, लेकिन अगर उन्हें डांट दिया, आपने थोड़ा टाइट होके बोल दिया तो डर के हट जाते हैं। क्यों? क्यों? उन्हें दंड का भय हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें विधिक
विकृत चित्तता का प्रभाव उनके ऊपर नहीं मिलेगा। उन्हें धारा 84 का बचाव बहुत अच्छी तरीके से नहीं, अलग की बात है, फैक्ट और परिस्थिति पे चीजें डिपेंड करेगी, लेकिन मैं इन जर्नल आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूं। अब धारा 84 को, धारा 84 का 84 का लाभ पाने के लिए 3 ऐसी चीजें हमें जरूरी होती हैं जो हमें किसी सूट में, किसी मुकदमे में हमें या तो साबित करनी होती है या प्राप्त करनी होती है। ठीक है, पहली चीज क्या है? पहली चीज जो है, अगर ये 3 में से एक भी चीज हमने पा लिया तो हम ये सिद्ध कर लेंगे कि हमें धारा 84 का लाभ मिलेगा, और अगर इन तीनों में से एक भी चीज हम साबित नहीं कर सके तो हमें धारा 84 का लाभ नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या है? पहली चीज जो है वो है कार्य की प्रकृति, जो वर्क का नेचर है वो कैसा है। ठीक है, अभी मैंने आपसे ये कहा कि हाँ सड़क पे कोई पागल चल रहा है या कोई ऐसा, तो उसको दिमाग में रख के सोचिएगा चीज़ों का। आप कोई ऐसा मैटर तो आपके सामने कभी जीवन में आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको एक दिमाग में कभी देखा हो तो उसको दिमाग में रखिएगा। कार्य की प्रकृति, अगर वो कोई पत्थर या कहीं किसी जगह पे मार रहा है, ठीक है, वो दीवार पे अगर एक पत्थर मार रहा है, ठीक है, एक तो ये हुआ, और वहीं कहीं दूसरा व्यक्ति इसी तरह का पागल है, वो कार पे कांच पे पत्थर मार दे रहा है, वो दीवार पे पत्थर मार दे रहा है, किसी व्यक्ति के सर पे पत्थर मार दे रहा है, तो दोनों में अंतर है। पहली कंडीशन में क्या है? दीवार पे पत्थर मार रहा है, मतलब वो कार्य की प्रकृति को समझ रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कार पे पत्थर मार देना या किसी व्यक्ति के सर पे पत्थर मार देना या कहीं किसी ऐसी जगह, तो वहां दूसरी स्थिति में वो कार्य की प्रकृति को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है, उसने वो पत्थर उठाया और जहां उसको मनुआ मार दी। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है? धारा 84 का बचाव पाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? कार्य की प्रकृति जो है उसे गौर किया जाता है, उसे देखा जाता है। फिर दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो ये देखा जाता है कि कार्य जो किया जा रहा है क्या वो विधि सम्मत है या विधि विरुद्ध है। ठीक है, क्या वो काम जो हो रहा है, वर्क विच इज डन, इज इट लीगल और इलीगल, ये हम देखते हैं कार्य विधि सम्मत है या विधि विरुद्ध है। फिर तीसरी और जो आखिरी चीज है वो ये हम देखते हैं कि कार्य जो है, जो किया गया है उस व्यक्ति द्वारा, वो दोषपूर्ण था, ये बात जानने के लिए वो समर्थ है या असमर्थ है। ठीक है, जो कार्य उसने कर दिया जिसके कारण नुकसान हो गया, अपराध हो गया या जो भी हो गया, वो किस प्रकृति का था, वो दोषपूर्ण था या नहीं था, वो अगर वो व्यक्ति समझ पा रहा है तो ये माना जाएगा, इन 3 आधारों पर धारा 84 का ग्राउंड माना जाएगा। अब एक व्यक्ति ने क्या किया, एक आदमी है वो फटे कपड़े पागलों जैसा बना हुआ है, उसने दीवार पे पत्थर मारा और दीवार पे पत्थर मार के अपना हंसता बोलता चला गया। पागल ऐसे देखा होगा आपने कभी, आपको अवसर लगा हो। लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या है, एक पागल है, उसने वो पत्थर उठाया, उसने कार के शीशे पे मार दिया, और जब देखा कि यहाँ शीशे पे उसने मार दिया तो वो तुरंत वो वहां से भागने लगा, हटने लगा, जाने लगा। ये हटना भागना ये क्या बताता है? ये बता रहा है कि उसने जो कार्य किया उस कार्य की प्रकृति को वो बखूबी समझ रहा है कि इससे किसी का मैंने नुकसान कर दिया है, इससे कुछ क्षति हो गई, डैमेज हो गया है, तो वहां से वो जाने का उसका प्रयास जो है वो अपने आप में बताता है कि उसके द्वारा कार्य जो है उसकी प्रकृति को समझने में वो सामर्थ्यवान है। इस कारण से धारा 84 में उसे हम नहीं लेंगे। अब पूरी की पूरी आईपीसी आप देखिए या कहीं और देखिए, एक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि अनसाउंड माइंड, चित्त विकृति की जो डेफिनेशन वो ऐसा कहीं कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, अब जब डेफिनेशन नहीं दिया गया है तो ये समय पर, तथ्यों पर, वाद की परिस्थितियों पर, ये उन पर निर्भर करेगा कि कोई व्यक्ति चित्त विकृत होगा या नहीं होगा, ये वहां डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक और समस्या आ जाती है जब डेफिनेशन नहीं है। जब डेफिनेशन हमारे पास, जैसे हम आपको कोई चीज कह दें कि हाँ यहाँ से आपको 2 किलोमीटर वहां तक जाना है और वहां से सीधे वापस आना है। ठीक है, तो आपका रूट निर्धारित हो गया, यानी डेफिनेशन आपको बता दी गई, तो आप जो करेंगे वो उसके इर्द गिर्द ही करेंगे। लेकिन जब डेफिनेशन नहीं है तो चीजें जो है उसका बहुत ही व्यापक तरीका निकाला जाता है, बहुत बड़ा रूप हो जाता है। तो अगर इसका व्यापक तरीका देखें, इसके बड़े स्वरूप को देखें, तो हम ये पाते हैं कि चित्त विकृता जो है
उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, उस पर उन्मत्तता आ जाएगी। कोई व्यक्ति उन्मत्त हो गया, उन्मत्त मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया, इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया कि वो अपने आपे में नहीं है, ठीक है। पागलपन में भी ऐसी उन्मत्तता आ जाती है, ठीक है। या फिर वो अस्वस्थ हो गया हो, कभी कभी होता है अस्वस्थ होने के कारण भी मस्तिष्क जो है काम नहीं करता है, ठीक है। जैसे व्यक्ति उसका ब्रेन डिजनरेट कर गया, पैरालाइज हो गया, ठीक है, उस समय भी उसकी सोचने समझने की क्षमता जो है बड़ी शिथिल हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद फिर मानसिक व्यतिक्रम के बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। कोई व्यक्ति है उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, शॉक लग गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या, उसका ब्रेन अब प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इन सारी अवस्थाओं को भी हम कहीं ना कहीं चित्त विकृतता की कंडीशन में, अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में हम रखते हैं, जब इसके व्यापक अर्थ की बात हम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मेडिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक। जो लीगल फील्ड का कॉन्सेप्ट है वो वही है जो 3 बातें अभी आपको मैंने कही। अगर कार्य को समझ रहा है, कार्य की प्रकृति को समझ रहा है और जो उसने किया है वो जान रहा है, ये 3 चीजें हैं, तो वो विधिक पागलपन, अनसाउंड माइंड में आएगा या नहीं आएगा। बाकी मेडिकल वाली चीजें जो हैं वो अलग हैं। अब मेडिकल की चीजों की बात ही हम क्यों कर रहे हैं, समस्या तो इस बात की, वो बात इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मैटर आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जहां पागलपन, अनसाउंड माइंड को क्लेरिफाई कर पाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि धारा 299, 300 और धारा 84 बहुत ही, मतलब इतनी वेरिएशन है इस सेक्शन में, जिसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, असंभव नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। देखिए, गोदक गोला का केस है, ILR बोल दे रहा हूं, वीडियो में आ जाएगा, आप बाद में साइटेशन नोट कर सकते हैं। गोदक गोला केस ILR 16 पटना 333। केदार केस ILR 23 कैलकाटा 604। लक्ष्मण गद्दू का केस ILR 10 मुंबई 515। मनीराम का केस ILR 8 लाहौर 114। ये 4 ऐसे केस हैं, चारों केस के जो चीजें हैं वो एक साथ एक ही जैसी हैं, इसलिए चारों को मैंने एक साथ आपके साथ बोल दिया। ये 4 ऐसे केस थे, इन चारों केसों में ये मेंशन किया गया कि अभियुक्त जो है वो मानसिक अस्वस्थ था, मेंटल रूप से वो फिट नहीं था, ठीक है। और अभियुक्त ने, इन चारों केसों की बात कर रहा हूं, मेंटल रूप से फिट नहीं था और इन चारों केसों में अभियुक्त ने हत्या की, ठीक है। और हत्या में जो कॉमन चीजें थी वो ये थी कि चारों के चारों केस में जो हत्या की गई उसमें कोई मोटिव नहीं था, कोई हेतुक नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी तरह की कोई गोपनीयता नहीं बरती गई। मर्डर किया गया, मर्डर में कोई गोपनीयता नहीं बरती गई कि हाँ लाश को छुपा दिया गया, हथियार को छुपा दिया गया, खुद भी कहीं जाके छुप गया हो, साक्ष्यों को इधर उधर किया हो, ऐसी कोई गोपनीयता नहीं थी। 2, तीसरी चीज जो थी वो ये थी कि पूर्ववर्ती कोई तैयारी नहीं थी, कोई पहले से चीजों को तैयार करना योजनाबद्ध तरीके से, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। 3 और चौथी चीज कि इन चारों केसों में कोई सह अभियुक्त नहीं थे, सह अपराधी नहीं थे, ठीक है। क्या क्या चीजें नहीं थी? पहले मानसिक अस्वस्थ थे, उन्होंने अपनी प्ली में खुद कहा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई हेतुक नहीं था, कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, मोटिव नहीं था, ठीक है। उसके बाद गोपनीयता कोई नहीं बरती गई, ठीक। उसके बाद कोई पूर्व की तैयारी नहीं थी और कोई सह अभियुक्त नहीं थे, सह अपराधी नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने ये कहा कि भले ये चारों चीजें हैं, लेकिन धारा 84 का लाभ पाने के लिए ये चारों चीजें कोई मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। धारा 84 का लाभ पाने के लिए वही मैकनॉटन का रूल, उस रूल का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर सिर्फ वही मायने रखता है भारतीय विधि में,
ठीक है। अब कार्य की प्रकृति, जैसे कि सेक्शन मैंने शुरू में ही पढ़ा था, सेक्शन में है कि यहाँ कोई बात अपराध नहीं है जो करने वाले व्यक्ति कार्य की प्रकृति। तो कार्य की प्रकृति क्या है, ठीक है। सेक्शन को आईपीसी में आप देखते हैं आप लोग, मैं वाइट बोर्ड मैंने लगा रखा है आपके साथ, 1-2 क्लासों के बाद फिर मैं वाइट बोर्ड भी इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो सेक्शन पढ़ने का जो तरीका होता है वो सेक्शन के कुछ पार्ट्स को अलग अलग करके करते हैं, तो वैसे ही इसके सेक्शन के पार्ट को अलग करते हैं। तो इसका जो पार्ट है वो ये है कि उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ, जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य किस प्रकृति का है, इसको जानने में अगर व्यक्ति असमर्थ है तो उसे धारा 84 का लाभ मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कैसे कार्य की प्रकृति कैसे समझेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो मूढ़ है, स्टूपिड है, ठीक है। उसने एक बंदूक ली, बंदूक को लिया हुआ है, काफ़ी देर तक उसने अपनी तरफ मुंह किया, फिर दूसरे की तरफ मुंह किया, फिर कोई व्यक्ति सामने से चला आ रहा तो उसने ये बंदूक सोचा कि हाँ ये आतिशबाजी वाली पटाखे वाली बंदूक है, और उसने उसकी तरफ करके गोली से ट्रिगर दबा दिया और उसके कारण वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या है, यहाँ वो व्यक्ति मूढ़ है और मूढ़ता के कारण आतिशबाजी की चीजों को समझकर उसने, ये क्या है, कार्य की प्रकृति को समझने में वो पूरी तरह से असमर्थ था। वहीं एक दूसरा उदाहरण ले लीजिए, एक ऐसा ही मूड, ऐसा ही अनसाउंड माइंड व्यक्ति जो है वो एक बंदूक लिया हुआ है, वो एक व्यक्ति को बंदर समझ के उसके ऊपर गोली चला दे रहा है, ठीक है। बंदूक लेके खेल कर रहा था, खेल करने के बाद उसने बंदर समझा और गोली चला दी। तो क्या है, यहाँ भी वो किए गए कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है। इसी बात को सेक्शन 84 में बताया गया है कि अगर व्यक्ति कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ है तो उसे धारा 84 का लाभ मिलेगा, और अगर समझने में सामर्थ्य है, समझ जा रहा है कार्य की प्रकृति, कार्य के परिणामों को वो जान रहा है, समझ रहा है, तो उसे धारा 84 का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के बाद इसका अगला पार्ट जो है, इसी सेक्शन का अगला पार्ट जो हम निकालते हैं वो ये है कि जो कुछ भी वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, अगर वो ये बात जान रहा है तो उसे धारा 84 का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। एक केस है घाटू परमानिक का केस, घाटू परमानिक का केस, ILR 28 कैलकाटा 613, ठीक है। इसमें यह है कि इस केस में यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति इतना अधिक उन्मत्त था, ठीक है, और उन्मत्तता की भ्रांति यानी अनसाउंडनेस में आके, इंपल्स में आके, आवेग में आकर उसने अगर किसी को मार दिया, ठीक है, उसने उसे किसी को मार दिया, ठीक, तो उसने क्या किया, उन्मत्त था, आवेग में था, ठीक है, उसने किसी व्यक्ति को मार दिया, क्या है, दोषपूर्ण था या नहीं था, कार्य की प्रकृति को समझ रहा था या नहीं था, बात सवाल ये है। तो देखिए उसे धारा 300 का अपवाद 1 का तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि धारा 84 का पूरा एग्जम्पशन मिले, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें व्यक्ति ने धारा 84 का लाभ मांगा, धारा 84 का लाभ पूरी तरह से नहीं मिल पाया, ठीक है, क्योंकि वो सारे फैक्ट, सारी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अगर उसमें से 1-2 चीजें फुलफिल हो जा रही हैं, थोड़ा सा आंशिक तरीके से वो चला जा रहा है, तो दंड की जो परिमात्रा है, जो उसका एपिटाइटर है, जो कॉन्सिक्वेंसी है पनिशमेंट की, वो भले कम हो जाएगी, लेकिन पूरी तरह से एग्जम्पशन 84 में नहीं मिलेगा, ठीक। तो ये अभी जो घाटू परमानिक का केस बताया, उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत उन्मत्त हो गया, ठीक है, और उन्मत्त होने में उसमें उसको लगा ये कि जो मेरी वाइफ है वो उस समय एडल्ट्री तो 2015-16 के बाद उस समय उसने एडल्ट्री की है, और ये बात सोचिए वो अत्यधिक आवेग में आ गया, ठीक है, कि मेरी पत्नी ने किसी के साथ एडल्ट्री की है। उस व्यक्ति को जिसने उसकी पत्नी के साथ एडल्ट्री की है उसकी हत्या कर दी, ठीक है। तो यहाँ धारा 84 का उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा कि अत्यधिक आवेग था, इम्पल्स थे,
और आवेग में उसका मस्तिष्क जो था वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने हत्या कर दी, तो ये धारा 84 का लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, 300 के अपवाद 1 में वो क्या है, आवेग है, ठीक है, प्रोवोकेशन, ठीक है, उसका बेनिफिट भले मिल जाएगा। ठीक, इसी तरह हजारा सिंह का एक केस है, हजारा सिंह AIR 1958 पंजाब 124। इस केस में यह था कि उस व्यक्ति को ये लगता था कि जो मेरी वाइफ है वो, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, ठीक है, वो दुर्चरित्रनी, मतलब क्या, लूज कैरेक्टर के कारण, मतलब उसका ठीक नहीं था, नेचर ठीक नहीं था, उसको ऐसा महसूस हुआ, ऐसा भान हुआ, शंका हुई, और इस शंका के कारण उसके दिमाग में बार बार यही चीज घूमती रहती थी, बार बार यही चीज घूमती रहती थी, और घूमने के कारण वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि मतलब उसको आवेग सा आने लगा, एकदम प्रकोपित हो गया। प्रकोपित तो क्या वर्ड बोलेंगे, मतलब दिन रात वही सोचने लगा, सोचते सोचते इतना ज्यादा उसको डिस्टर्बेंस हो गया कि एकदम पागलों जैसा हाव भाव उसका हो गया। एक रात उसने अपनी पत्नी के ऊपर एसिड डाल दिया और एसिड डाल के उसकी हत्या कर दी। ठीक है, हत्या करने के बाद जब मामला कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने ये कहा कि उसमें बचाव में उसने ये कहा कि ये अत्यधिक, मतलब ये जो घटना थी वो अत्यधिक आवेग के कारण हुई। व्यक्ति जो था, ये जो अभियुक्त था, वो बहुत प्रताड़ित हो गया था उस माहौल में रहते रहते, इसलिए उसने हत्या कर दी, उसे धारा 84 का लाभ मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, धारा 84 के लाभ में ये बात नहीं है। अगर वो व्यक्ति जान रहा है कि उसके द्वारा किया गया कार्य दोषपूर्ण है या नहीं है, ठीक है, तो दोषपूर्ण है या नहीं इस बात को जानता है, किए गए कार्य की प्रकृति को जानता है, तो उस दशा में जो किया गया कार्य है वो धारा 84 के अंतर्गत बचाव नहीं मिलेगा। इसी तरह से एक और है पारस राम वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1981 2 SCC 508। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पति पत्नी ने देवता को खुश करने के लिए अपने पुत्र को पूजा उजा की, टीका लगाया, माला पहनाया, लिटा दिया, लिटाने के बाद उसकी बलि चढ़ा दी। ठीक, जवाब में जब सूट फाइल हुआ, मुकदमा हुआ, प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई, तो प्रोसीडिंग में पति और पत्नी दोनों ने कहा कि हम कुल देवी या फलाने देवी या जो भी देवी देवता उनके प्रभाव में आ गए थे, हम इतना ज़्यादा उनसे प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने हमसे पुत्र की बलि मांगी और हमने पुत्र की बलि दे दी। ठीक है, कोर्ट ने साफ तौर से कहा कि ऐसे मामले जो अंधविश्वास को बढ़ाते हैं, व्यक्ति के जीवन तक, उसकी जीवन की क्षति तक ले जाते हैं, ऐसे मामलों में कठोर दंड दिया जाना चाहिए। धारा 85 के बचाव की बात तो बहुत दूर की है। ठीक है, तो और एक और चीज है कि हाँ, दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल था, तो कार्य जो था वो दोषपूर्ण है या नहीं है, ये अपने आप में कार्य की प्रकृति और फैक्ट जो होते हैं वो बता देते हैं। ये सारी चीजें तो हुई। अब इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ और परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में मैं बात वही कर रहा हूं 1834 मैकनॉटन, 1834 है ना, चौंतीस या हाँ 43, डिजिट इधर उधर कंफ्यूजन हो गया, 1843 2021। ठीक है, लगभग पौने 200 साल, ठीक, 175 साल। क्या मेडिकल साइंस ने, मेडिकल फील्ड ने कुछ डेवलपमेंट नहीं किया? क्या हम इतने पुराने रूल को लेके चलते रहें? तो कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनको धीरे धीरे करके मैकनॉटन का रूल होते हुए भी धीरे धीरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो अब एडॉप्ट करने लगा है। कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं, जैसे बात कर लें, जैसे अगर एक व्यक्ति है, उसको नींद में चलने की बीमारी है, ठीक है, रात में आंखें बंद रहती हैं, वो नींद में चलना शुरू कर देता है। अगर नींद में चलने की बीमारी में रहते हुए अगर उसके द्वारा कोई अपराध कर दिया जाए तो क्या धारा 84 का बचाव मिलेगा? ठीक है, देखिए इस पे एक केस है
केस का ऐसे एक एग्जाम्पल समझ ली, केस है, केस का नाम मुझे स्किप हो रहा था इसलिए मैंने आपको ऐसे उदाहरण के रूप में, ऐसे इलस्ट्रेशन की तरीके से मान लीजिए। एक व्यक्ति जो है वो रात में अपने बिस्तर पे सो रहा था, ठीक है, गहरी नींद में था। अचानक से सडन उसकी आंख खुली और उसने अपने बिस्तर के पास एक छाया देखी, ठीक है, उसने अपने बिस्तर के पास एक छाया देखी और छाया देखने के बाद उसने 2 बार आवाज दी, कौन है वहां, कौन है वहां। जवाब नहीं मिला। वो परिस्थिति आप जरा कल्पना करिए, आपके साथ आप कमरे की लाइट वगैरह बंद करके आराम से गहरी नींद में सो रहे हो, अचानक से आपके साथ ऐसा हो, तो उस समय जो आपका जो रिपल्सन होगा, जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी होगी, वैसा ही कुछ उस व्यक्ति ने किया। उसके पास एक कुल्हाड़ी या चाकू टाइप की चीज थी, उसने खींच के उसकी तरफ फेंक दिया और वो चाकू सीधे उस महिला, वहां पे उस जो छाया थी उसके सीने पे लग गई। और जब उसने लाइट जला के देखा तो वो छाया कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी थी। अब चाकू या कुल्हाड़ी जो भी थी उसके लगने से उस महिला की मृत्यु हो गई। समस्या इस बात की है कि वो अनसाउंड नहीं था, वो पूरी तरह ठीक था, किए गए कार्य की प्रकृति भी जान रहा था, तो क्या उसे धारा 84 का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? मैं इसे प्राइवेट डिफेंस में आपको लेके नहीं जा रहा हूं। क्यों नहीं जा रहा हूं? उसकी पीछे वजह जो है कि मैंने आपसे कहा कि उस समय की कल्पना कीजिए। उस समय की कल्पना में आप देखोगे कि ब्रेन, दिमाग ऐसा ही परिस्थिति में आ जाता है कि कुछ सोचने समझने और कुछ चीज की क्षमता नहीं रह जाती है। इसी को कहते हैं इम्पल्स या आवेग, ठीक है। और ये आवेग धारा 84 में जो अनसाउंड माइंड होता है, कार्य की पद्धति को ना समझ पाना, कार्य का आपराधिक होना या ना होना ना समझ पाना, ये उससे बहुत हद तक मिलता है, ठीक है। तो बहरहाल इस केस में कोर्ट में बाकायदा मुकदमा चला और उस व्यक्ति को निर्दोष साबित किया, निर्दोष एक्विटाइल किया गया, निर्दोष करार दिया गया, ठीक है। इसी तरह से एक और मैटर होता है, एक के कई मैटर मैं आपके साथ धीरे धीरे डिस्कस करूंगा। मैं आज सोच रहा था कि आज का ये सेशन जो है थोड़ा लंबा चलना था। मिर्गी का दौरा, क्या बोलते हैं, हिस्टोलिका, ऐसे कुछ नाम है, मुझे स्किप हो रहा है, ठीक है। मिर्गी का दौरा, जब मिर्गी का दौरा, हो सकता है आप में से 2-4 लोग ऐसे हों जिन्होंने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे दौरे पड़ते हुए देखा हो। उस व्यक्ति का शरीर एकदम अकड़ जाता है, कुछ समय तक उसे बिल्कुल होश नहीं होता, उसके साथ क्या हो रहा है। वो होता ना, आप लोग बहुत लोग कहते हैं जूते सूंघाओ, चमड़ा सूंघाओ, ये सूंघाओ तरह, उसको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसके साथ, बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और उस समय की दशा में वो बिल्कुल पागल नहीं है, होशो हवास वाला व्यक्ति है, बहुत अच्छा टैलेंटेड है, लेकिन उसको मिर्गी के दौरे की बीमारी है, ठीक। अब उस अवस्था में जब वो दौरे में है तो उसका शरीर एकदम ऑटोमेटिकली काम करने लगता है, शरीर और हाथ कांपने लगता है, तरह तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग होता है। अगर उस कंडीशन में किसी व्यक्ति से कोई आपराधिक कृत्य हो जाए तो उसके लिए क्या धारा 84 में उसका बचाव मिलेगा? देखिए, इसमें एक केस है, एक महिला थी एक महिला जो है वो अपने किचन में खड़े होके डबल रोटी काट रही थी, ब्रेड काट रही थी चाकू से, अच्छी चाकू तेज थी, उससे वो ब्रेड काट रही थी। पास में ही उसका बालक, छोटा सा 9 वर्ष का बालक खड़ा था, वो खेल रहा था। उसी समय उसको मिर्गी का दौरा पड़ा, इम्पल्स आए, और उस दौरे में ही वो चाकू जो हाथ में थी, उस चाकू से उसने अपने 9 वर्ष के बालक का हाथ काट दिया, ठीक है। अब क्या इस अवस्था में धारा 84 का लाभ मिलेगा? क्योंकि यहां भी आवेग है, इम्पल्स हैं, वही इम्पल्स जो एक पागल व्यक्ति के दिमाग में इम्पल्स होता है। क्योंकि पागल जो होता है वो कभी कभी पागल होता है, कभी कभी ठीक हो जाता है, ये भी होता है। कुछ पागल ऐसे होते हैं हमेशा कंटिन्यू पागल होते हैं, कुछ होते हैं कि काम के समय, जिस समय कृत्य हो रहा है, सिर्फ उस समय पागलपन के आवेश में थे, उससे पहले भी ठीक थे, उसके बाद भी ठीक थे, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो दंडित तो किए जाएंगे। लेकिन इस महिला के लिए क्या होगा जो मिर्गी के दौरे में रह के, उस असर में रह के इसने ऐसा कृत्य कर दिया? तो इस केस में
जो बच्चे के हाथ कट गए, उसमें प्रकृति और जो कार्य हो रहा है उस आवेग में, मिर्गी के उस दौरे के दौरान, तो उस कार्य की प्रकृति, उसके गुण और उसके दोष वो व्यक्ति के जहन में नहीं होते, वो पहचान नहीं कर सकता। ठीक है, इस कारण धारा 84 का लाभ मिलेगा और ऐसी महिला को भी बिल्कुल दंडित नहीं किया गया। ठीक है, इसी के बाद एक और टर्म है जिसको आफ्टर डिलीवरी इंपल्स कहते हैं। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी इंपल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जब एक महिला किसी बालक को, बालक बालिका कोई मतलब नहीं है, जब किसी शिशु को जन्म देती है तो जन्म के समय आपने शायद कहीं पढ़ा हो या जानते हो कि अत्यधिक तीव्र पीड़ा और वेदना होती है, ये सारी चीजें हैं। उस तीव्र पीड़ा और आवेग के बाद काफी समय तक वो महिला जो होती है, चूंकि इतना हाई पोटेंशियल का पेन वो बियर कर चुकी होती है कि उसका दिमाग जो है वो प्रॉपर तुरंत मतलब सडन वो उस कंडीशन में नहीं आ पाता, काफी समय लगता है उसको, धीरे धीरे करके वो आ पाती है। अब अगर मान लीजिए कोई महिला एक शिशु को जन्म देती है और शिशु को जन्म देने के बाद वो इस तरह के आवेगों में रहती है, वो अपने दिमाग को प्रॉपर, अभी वो होश में नहीं आ पाई, पूरी तरह से होशो हवास में नहीं है, उस कंडीशन में अगर उसके द्वारा कोई कृत्य, आपराधिक कृत्य हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है, क्या उसे यहां भी धारा 84 का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि धारा 84 तो केवल बात करती है वो पागल चित्त विकृत मैकनॉटन का रूल 250 साल वाला। ये सारी चीजें तो अभी यही है, हमारी मेडिकल फील्ड ने अभी इन सारी चीजों को तलाशा है। इस पे एक केस था, एक महिला जो है वो जन्म के बाद नवजात बालक को लेती है, उठाती है गोद में, और उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी और उसके बच्चे की हत्या होने वाली है, और वो लेके तेजी से घर से बाहर की तरफ भागती है और बगल घर के पास में कुआं है, कुएं में कूद जाती है। कुएं में कूदने के कारण बालक की, तो नवजात शिशु था, उसकी मृत्यु हो जाती है। उस महिला को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकालने के बाद उस पर आत्महत्या प्लस शिशु की हत्या का मुकदमा चलाया जाता है। इस केस में जो फैक्ट थे वो ये थे कि शिशु का जो जन्म था उसमें और इस घटना में थोड़ा समय बीत चुका था, तो कोर्ट ने ये प्रजम्पशन माना कि ये जो कृत्य है इसमें कोई बचाव नहीं मिलेगा, शिशु की हत्या जो है वो उसने की है, कोर्ट ने ये माना और आजीवन कारावास का दंड दिया। लेकिन जैसे ही इस मैटर को बाद में अपील कोर्ट में लाया गया, अपीली कोर्ट ने इस मामले में पूरी तरह से तो इक्विटाइल दोष मुक्त नहीं किया, लेकिन सजा की अवधि मात्र 6 महीने की कर दी। ठीक है, नींद में चलना मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही, बात किया ही कि अगर नींद में चलने में कोई अपराध हो जाता है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए किसी अपराध में कोई हेतु नहीं है, ठीक है, किसी अपराध में कोई हेतु नहीं, वहां मैंने आपसे 4 केस डिस्कस किए हैं, लेकिन उसमें हेतु के अलावा और भी चीजें हैं। लेकिन यहां केवल और केवल अगर हेतु नहीं है, ठीक है, बाकी गोपनीयता और ये सारी चीजों को किनारे कर दी, केवल मोटिव हमें नहीं मिल पाता है, और मोटिव ना मिलने पर, ठीक, अपराध जो है अगर मोटिव नहीं है उसके कारण हम धारा 84 में बचाव नहीं पा सकते हैं। ठीक है, ये मोटिव ना होना मतलब हमने ऐसे ही, हम पागल हैं, हम बैठे हुए हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, चाकू उठाया, मैंने आपको मार दिया, कोई मोटिव नहीं है आपको मारने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि धारा 84 का मुझे बचाव मिल जाएगा। ठीक है, तो मोटिव का अभाव, हेतु का अभाव किसी व्यक्ति को धारा 84 का लाभ लेने के लिए उचित प्ली नहीं होगी। इसी के बाद एक केस है, ये मोटिव का अभाव जो है ये बचाव का हेतु नहीं, ये एक केस में डिसाइड था जिसका नाम है आर वर्सेस हेंस, आर वर्सेस हेंस 1859 1FF666। इस केस में ये डिसाइड था, ठीक है, कि माफ़ी का, अपराध की माफ़ी जो है
हेतु नहीं है तो अपराध की माफ़ी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद फिर एक केस जो है वो आप देख लें, शेख मुस्तफ़ा के केस में ये हुआ कि अपनी पत्नी, ठीक है, अपनी पत्नी और अपने बच्चे की उसने हत्या कर दी और ये बात साबित हुई, अलग अलग अतिरिक्त साक्ष्यों में ये बात साबित हुई कि इससे पहले भी कई बार वो लोगों को घायल कर चुका है, अपनी पत्नी को मारना पीटना कर चुका है, ठीक है। और कई बार ऐसा हुआ है कि उसके पागलपन के दौरों के बारे में लोगों ने साक्ष्य दिया। तब यहाँ कोई हेतु नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, लेकिन फिर भी जो अभियुक्त थे, स्वतंत्र साक्ष्यों से ये बात साबित हुई कि हाँ, उसको इससे पहले भी पागलपन के दौरे कई बार आ चुके हैं। इस वजह से धारा 84 का इस मैटर में उसे लाभ मिला। अनस्टॉप्ड इम्पल्स, अप्रतिरोध आवेग, ठीक है, ये इस टॉपिक का लास्ट वो है। देखिए, कभी कभी किसी काम को करने में आदमी अत्यधिक उत्तेजना में आ जाता है, अत्यधिक आवेग हो जाता है, और उस आवेग के कारण जो व्यक्ति काम करता है, ठीक, आवेग में कभी कभी मस्तिष्क जो है वो रोगी भी हो जाता है या वो कार्य भी करता है, ठीक। तो ऐसे आवेग या ऐसे रोग के कारण अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क बीमार हो गया है और बीमारी के कारण इतना ज़्यादा बीमार हो गया है, ठीक है, कि वो कार्य की परिस्थिति, कार्य के अपने आचरण, ठीक है, और इन सारी चीज़ों को समझने में सक्षम नहीं है, तो उसे फिर धारा 84 का लाभ मिलेगा। अमेरिका, यूरोप, ठीक है, अमेरिका में तो आज भी अमेरिका की जितने भी स्टेट हैं वो, ठीक है, बाकी यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर ये अप्रतिरोध आवेग यानी अनस्टॉपेबल इम्पल्स जो हैं वो बाकायदा बचाव का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। अगर अभियुक्त में नियंत्रण शक्ति का अभाव है, जो वो काम कर रहा है उस काम के लिए नियंत्रण शक्ति का अभाव है, ठीक है, नैतिक तथा समझ शक्ति कम है, यानी उसकी इच्छा शक्ति इतनी नहीं है कि वो नैतिक और कार्य की प्रकृति को समझ पा रहा है, और कार्य अनियंत्रित आवेग में किया गया है, तो ऐसे कार्य अमेरिका में और साथ ही साथ यूरोप में, यूरोप की कई सारी कंट्रीज़ में ये बचाव का एक अच्छा कारण होते हैं। इसी के बाद जो लास्ट एक बचा रह गया है वो है, आपने किताब में भी कहीं देखा होगा, डरहम का रूल ऑफ डरहम, ठीक है, हिंदी में डरहम का नियम कहते हैं, ठीक। ये डरहम का नियम जो है वो डरहम वर्सेस यूएस, अमेरिका का ये केस है, डरहम वर्सेस यूएस 1954 का ये केस है, ठीक है। इस केस में का जो डिसीजन था, उस डिसीजन में ये बताया गया कि अगर अभियुक्त आपराधिक रूप से दायी नहीं है तो विधि विरुद्ध कार्य, मानसिक रोग अथवा मानसिक त्रुटि, अगर ये इसके परिणाम स्वरूप है, क्या क्या, मानसिक रोग, ठीक है, या मानसिक त्रुटि, इन दोनों का परिणाम अगर वो कार्य है तो यहाँ पर भी बचाव मिलेगा, अभियुक्त को छूट मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगा। गांजा, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो गांजा बहुत पीता है और इतना गांजा पीता है कि गांजे की लत हो गई है उसे, और गांजे की लत में रह के अगर उसने कोई कार्य कर दिया, कोई आपराधिक कार्य कर दिया, तो क्या उसे बचाव मिलेगा? यहाँ पर गांजे की लत को इतना ज़्यादा हो जाना चाहिए कि उसके मस्तिष्क पर उस चीज़ का प्रभाव इस कदर हो जाए कि वो फिर वही 3 बात, कार्य की प्रकृति, कार्य अच्छा है या बुरा, और कार्य करते समय वो क्या कर रहा है उसका परिणाम, अगर वो नहीं क्लासीफाई कर पाता है तो वो बचाव उसका मिलेगा, और अगर नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो उसे धारा 84 का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। 1-2 केसेस जो हैं, केस लॉ जो हैं, वो अक्सर आपके पीटी में आपको मिल जाते हैं, नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें।
एस तुबाचेतिया वर्सेस आसाम, स्टेट ऑफ आसाम, 1976 CRLJ। ठीक है, इस केस में कहा गया था कि विधिक पागलपन साबित करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति की ज्ञान क्षमता समाप्त हो गई हो। ठीक है, यानी वो चीज़ों को क्या कर रहा है, कितना उसका दिमाग है, ये सारी क्षमता उसकी समाप्त हो गई हो। फिर एक दूसरा केस है अमृत भूषण गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1977। इस केस में कहा गया कि पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती चित्त विकृतता का कोई मतलब नहीं है। चित्त विकृतता, अनसाउंडनेस केवल और केवल जब आप काम कर रहे थे उस काम के समय देखी जाएगी, उससे पहले की उससे बाद की कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि आप काम करने के बाद पागल हो गए हैं, अनसाउंड हो गए हैं, काम आपने किया, अपराध किया, उसके बाद अगर आप पागल हो गए हैं तो भी आपको अपराध उसके लिए दंडित किया जाएगा। इसी के बाद एक और है मोहम्मद हुसैन वर्सेस सम्राट, बसंती वर्सेस स्टेट, सोमेश्वर बोरा वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, किशन दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल। ये इट इज ऑल अबाउट सेक्शन 84। मुझे लगा कि जब मैं ये की नोट बना रहा था, इसके केस लॉज वगैरह नोट कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये आज बहुत लंबा हो जाएगा, मुझे ये महसूस हो रहा था। लेकिन मैंने ये भी समझा कि अगर आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे इस सेक्शन को इतनी विस्तार से, इतनी डीपली अगर नहीं समझाया गया तो संभवतः क्लासेस जो होती हैं, मैं भी क्लासेस पढ़ाता हूँ या मैं भी जहाँ देखता हूँ, तो वहाँ ये सुविधा नहीं हो पाती, क्योंकि एक अजीब सा प्रेशर होता है या चीज़ों को समझना होता है, आगे बढ़ जाना होता है। सिंपल सी बात है, हम वही देखते हैं धारा 84 में अगर कोई व्यक्ति जो है वो चित्त विकृत है, उसके द्वारा वो कार्य की प्रकृति समझने में असमर्थ है, तो उसके दिया कार्य जो है वो कोई अपराध नहीं होगा। 4-5 आपको केसेस बताए गए, सेक्शन को थोड़ा सा तोड़ा गया, तोड़ के आपको एलिब्रेट करके काम खत्म कर दिया गया। लेकिन इस सेक्शन को आज इस तरह पढ़ाने की वजह जो थी वो ये थी कि जब कभी ईश्वर करे जल्द से जल्द आपको, जहाँ कहीं भी आप हो, मैं आपको न्यायाधीश के पद पर सुशोभित देखूं, या कहीं पे भी आप APO या विभिन्न किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप, या एज अ एडवोकेट हाई कोर्ट और न्यायालयों की गरिमा को आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, उन सारी जगह पे अगर कभी भी आपके हाथ में ऐसा केस आ गया जो अनसाउंड माइंड की बात करता है, ठीक है, तो वहां पर एक चीज मैं आपको, मुझे अभी अच्छा याद आया, मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। तो वहां पर अनसाउंड माइंड के बारे में जब कभी बात होगी तो एटलीस्ट अगर आज आपका लेक्चर, आपने ये लेक्चर थोड़ा सा सीरियस होके सुना है, थोड़ा सा कॉन्शियस होके सुना है, तो ना 100% सही, ना 90% सही, ना 80% सही, अगर आपने 20 या 30% भी इसे एडॉप्ट कर लिया, कैप्चर कर लिया, या दोबारा कभी वीडियो सुनने पे आपने इसे देख लिया, इसमें चीज़ों को आप पा गए, तो यकीन जानिए कि आप इस सारी चीज़ों को सोचेंगे कि हाँ, कोई व्यक्ति जो है उसने नींद की बीमारी है, उसने भी उसमें कोई व्यक्ति ऐसा किसी ऐसे मस्तिष्क के प्रभाव में आ गया है जिसमें वो ऑटोमेटिकली कुछ काम कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं वो हाथ उनके कांपने लगते हैं, बहुत सारे और भी रिएक्शन होने लगते हैं। हालांकि ये मेडिकल फील्ड का इश्यू है, लेकिन लगभग 250 सालों के बाद अब ऐसी स्थिति है कि वो नो डाउट मैकनॉटन का लॉ जो है वो प्रॉपर है, अभी तक लगभग फिट बैठा है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें शिथिलता आना स्टार्ट हो गई है। इतने सारे सेंसर्स हो गए हैं जो आपकी ब्रेन को रीड कर रहे हैं, टेलीपैथी पे हमारा साइंस काम कर रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें, सुविधा साइंस ने, मेडिकल फील्ड ने प्रोवाइड कर ली है। ब्रेन के ऑपरेशन हो जा रहे हैं, ह्यूमन बॉडी पार्ट ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। ये सारे नए कॉन्सेप्ट आने के बाद अब जो है वो मैकनॉटन का केस जो है अब धीरे धीरे उस पर गर्द पड़ने लगी है, अब उस पर धूल पड़ने लगी है, और अब समय है निश्चित तौर पे
कि धीरे धीरे इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो चीज़ मैं आपसे बताना भूल गया, CRPC में सेक्शन 328 से लेके 339 तक, ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है किसी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया गया है। और ये बात एक और आप ध्यान रखिएगा कि जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनको विधि संरक्षण देती है, ठीक है, और उनको जो अनसाउंड नहीं हुए 84 में जिनका लाभ जिनको नहीं मिला, वो तो जो पनिशमेंट होगी या जो भी चीज़ें होंगी वो करेंगे, ठीक है। या अगर वो मेडिकली, ध्यान रखिएगा, लीगली वो अनसाउंड नहीं है तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मेडिकली अनसाउंड हैं, वही व्यक्ति ए जो है वो लीगली अनसाउंड नहीं है, तो उसे क्या होगा, उसे वो कल्पित बनाया जाएगा। लेकिन उसी समय वो मेडिकल अनसाउंड है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आज इस टॉपिक को इतना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने की वजह ये थी कि वही बात है, आंखों पर चश्मा आप अपने लॉ का चढ़ाइए, अपने सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाइए। जो आपने यहाँ पे अपने अश्वों को बांध रखा है, अपने विवेक के अश्वों को, ठीक है, हॉर्स पावर जो आपके ब्रेन की है, जो आपने बांध रखा है उसे खोलिए, स्वच्छंद होके दौड़ने दीजिए। सवाल होंगे तो उसके जवाब मिलेंगे, अगर सवाल ही नहीं होंगे तो जवाब ना आप कभी खोजने की कोशिश करेंगे और फिर वही चीज़ें ढाक के 3 पात रह जाएगी। 9:15 बज गया है। इसके बाद अब मुझे लग रहा है कि काफ़ी हो गया है, आप भी थक गए होंगे, और तो नेक्स्ट संडे या फिर हो सकता है आपके साथ टाइमिंग में थोड़ा सा इश्यू हो। शेड्यूल शायद जो होगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। शेड्यूल जो है वो शायद फ्राइडे और सैटरडे का हो रहा है। कौस्तुभ से मेरी बात हो रही थी, तो अगर फाइनल हो गया तो आपसे फ्राइडे और सैटरडे अब 2 दिन मुलाकात होगी, ठीक है। और अगर अब आपके कोई सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल हो तो वो अपने सवाल को पूछ सकता है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को आज की चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आई है, ठीक। इसलिए सवाल 2 कंडीशन में नहीं होते हैं। पहला, या तो सब कुछ समझ में आ गया, जो संभव नहीं है, क्योंकि एनर्जी हर लेवल पे जब ट्रांसपोर्ट होती है तो 10% डिक्रीज हो जाती है, तो ऐसा तो है नहीं। और या तो फिर कुछ नहीं समझ में आया है इसलिए सवाल नहीं हो रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टर्म पे जो भी होगा वो आपसे मुलाकात होगी। तब तक अच्छे से रहें, तैयारी करें। थैंक यू।